बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक क्विक फीडबैक दें कि आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन शेयर हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सेकंड यूनिट पे आना है जो कहता है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। आज हमने इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करना है कि फ्रॉड क्या होता है और मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। फ्रॉड के ऊपर आ जाते हैं। कल के लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है? बर्डन ऑफ प्रूफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली होता है कि किसने साबित करना है कि जो कुछ हुआ है। यहाँ पे बात आती है ये ऑनर्स ऑफ प्रूफ। बेसिकली कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन दोनों को अगर अदालत के अंदर जाके कोई कहता है कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोर्जन की बेस पे हुआ है या कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, ठीक है ना। तो प्रूफ कौन करेगा कि ये ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? उसको ऑनर्स ऑफ प्रूफ या बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। कोर्जन के अंदर जो इंसान जाता है अदालत और जाकर ये कहता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभाना चाहता क्योंकि मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्जन की बेस पे हुआ था। अब देखें, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसकी बात मैं आपको थोड़ा सा देसी टोटका बताता हूँ। जो कोई मशकूक बात करता है हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ भी वही देता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्जन, क्या आपको लगता है कि दुनिया के मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो कोर्जन की बेस पे होते हैं? मारपीट की बेस पे नहीं होता। तो अगर अदालत के अंदर जाके कोई बंदा इस चीज का दावा करे कि मेरे साथ कोर्जन की गई थी, मुझे मार पीट के या मुझे धमकियां दे के कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया था, तो अदालत उसी बंदे को कहती है कि तुम प्रूफ दो इसका कि वाकई तुम्हारे साथ ये हुआ था या नहीं हुआ था। ऑन दी अदर हैंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, यहाँ पे हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कि फ्यूडिशरी रिलेशनशिप जब होता है या कोई ऐसा रिलेशन जो उन्होंने यहाँ ऊपर कुछ रिलेशंस हमें निकाल, 3 अपेरेंट और रियल अथॉरिटी की बेस पे, 5 फिड्यूशरी रिलेशनशिप की बेस पे और 3 मेंटल कैपेसिटी की कमी की वजह से, ठीक है। कितने हैं? तो यहाँ पे 3 और 3 6 और 6 12 जो रिलेशन दिए थे, यहाँ पे उन्होंने कहा था कि इनकी बेसिस पे अक्सर यही प्रोज्यूम किया जाता है कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है ना। तो अब अगर एक बाप और बेटा इन दोनों के दरमियान कोई मुआहदा हुआ है तो सबसे पहली चीज जो देखी जाएगी, अदालत जो वो देखेगी कि वाकई इनके दरमियान कोई ऐसी चीज थी, अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं था। एक बाप और बेटे के कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये दावा कौन करेगा? केस पे मेरा फायदा उठाया गया है, ये चीज तो वही दावा करेगा, बेटा दावा करेगा। इससे इस चीज से एग्री करती हैं? बाप तो नहीं इस चीज का दावा कर सकता ना कि मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया मेरे ऊपर। क्योंकि बेसिकली ज्यादातर यही चीज देखी जाती है कि बाप जो होता है वो एक ऐसी पोजीशन में होता है कि वो बेटे को इमोशनल करके तो उससे काम निकलवा सके, ठीक है। तो अगर बेटा जाता है, जाकर अदालत के अंदर इस चीज का दावा करता है कि मुझे अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर लिया गया था और मेरे से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था, तो अदालत तो पहले ही बाप और बेटे के रिश्ते को कहती है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे ये बात बहुत कॉमन है। तो अब मशकूक बात कौन कर रहा है? मशकूक बात तो इसका मतलब है कि बाप कर रहा होगा कि हाँ मैंने इसके साथ कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला मामला नहीं किया, ऐसा ही है।
तो अब यहाँ पे जो बंदा जिसके ऊपर अदालत ने पहले ही ये चीज सोच ली हुई है कि यही वो बंदा है जो कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस करता होगा। अब अगर बेटे ने कहा है कि मेरे साथ बाप ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया था और उसके साथ मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाया था, तो बेटा एक बड़ी नेचुरल किस्म की बात कर रहा है जिसको वर्ल्ड वाइड हम सपोर्ट कर सकते हैं कि बाप इज ऑलवेज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ हिज सन्स। अब मशकूक बात यहाँ पे बाप करेगा कि मैंने तो इसके साथ कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला मामला अपनाया ही नहीं था, तो अब मशकूक बात बाप ने की है, तो बाप ही इस चीज का कहते हैं प्रूफ देगा कि उसने अनडू इन्फ्लुएंस नहीं किया था। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ कौन साबित करेगा, इज ऑन द पार्टी हु इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी। हियर द फादर वाज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ सन। ठीक है, तो यहाँ पे बाप साबित करेगा इस चीज को कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस इस पर नहीं अप्लाई किया। यही चीज आ जाती है अगर टीचर स्टूडेंट के साथ देख लिया जाए, तो अगर स्टूडेंट इस चीज का दावा करता है अदालत में जाके कि टीचर ने मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला मामला किया है, तो ये चीज अदालत कहेगी कि ये चीज बड़ी मुमकिन है। मशकूक बात जो है वो टीचर करेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था इसमें, तो टीचर ही इस चीज का प्रूफ देगा कि वाकई इसके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। तो ये भी हो सकता है कि बेटा झूठ बोले, यस ये हो सकता है कि बेटा झूठ बोले। ठीक है, अगर बेटा बाप के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी टर्म्स कुछ और होती हैं। बेसिकली कितने पूरा कॉन्सेप्ट होता था जो इस दफा मैंने देख रहा हूँ कि उन्होंने कितने ये सिलेबस से निकाल दिया, वो ये होता था कि अगर फिर बाप ने बेटे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती थी कि आप फिर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करें। ठीक है, आप बेटे को पूरी तरीके से टाइम दें कि वो कहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की जो पोजीशंस हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस उनको समझ सके। उस बेटे को आप मौका देंगे वो अपनी मदर के साथ कंसल्ट कर ले। ठीक है, ये सारी चीजें होती थी पहले सिलेबस में, अब तो उन्होंने शायद नहीं डाली। तो ये चीजें बेटा झूठ बोल सकता है, लेकिन बाप को ही साबित करना पड़ेगा कि बेटे ने झूठ बोला है। अगर स्टूडेंट कोरियन से एग्रीमेंट करे टीचर के साथ, अगर स्टूडेंट कोरियन करे, टीचर और स्टूडेंट जो है इनके दरमियान कोरियन वाला मसला हो तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता। ठीक है, कोरियन का जो भी कहते हैं जिसके साथ भी कोरियन हुई होती है, ठीक है ना, वही जाके प्रूव करता है। बेशक टीचर कोरियन के थ्रू स्टूडेंट को इंटाइज करे, तो यहाँ पे अब टीचर ने प्रूफ नहीं देना, बिकॉज स्टूडेंट ने अनड्यू इन्फ्लुएंस का कहते हैं जाके मुकदमा नहीं किया, उसने कोरियन का मुकदमा किया है। ठीक है ना, तो कोरियन एक अलग चीज आ जाती है। तो कोरियन जो भी बंदा अदालत के अंदर जाके ये कहता है कि मेरे साथ कोरियन की गई थी, वो बेशक टीचर हो या स्टूडेंट हो, प्रूफ उसी ने देना होता है इस चीज का। एग्जाम्पल 15 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 15 आई थिंक ऊपर होगी, एग्जाम्पल 15 ऊपर है। ठीक है, आसिफ एन एजेंट एग्रीड टू सेल स्टॉक ऑफ कितने साजिद प्रिंसिपल एट 2% कमीशन। ठीक है, ठीक है, यहां तक हमें पता लग गया है कि आसिफ एजेंट है साजिद का, और आसिफ ने कहते हैं उससे साजिद से मुआहिदा किया है कि वो उसका स्टॉक बिकवा देगा 2% कमीशन के साथ। ठीक है, यहां तक ऐसी इसमें अजीब बात कोई नहीं है। आसिफ डिमांडेड 5% कमीशन बीइंग द मार्केट रेट एंड ऑन अकाउंट दैट हिज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब देखें हमने इस चीज को यहां पे पढ़ा था कि एजेंट और प्रिंसिपल ये इनका आपस में इस बेसिस पे कोई कहते हैं होता है कि नहीं। हमने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का पढ़ा था, दिट इज क्लोज, लेकिन एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता जो होता है ये बड़ा अजीब रिश्ता होता है, तो ये थोड़ा अलग हिसाब किताब लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर जो हमने 12 कितने पॉइंट्स पढ़े थे उसके अंदर प्रिंसिपल और एजेंट की बात नहीं की थी। ठीक है, तो इसके अंदर पहले से कोई अजम्पशन नहीं ली होती कि इसी ने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस किया होगा। अब आसिफ ने एग्री किया है 2% कमीशन पे, हालांकि मार्केट रेट कितना है 5% कमीशन। लोग जो हैं इसी इंडस्ट्री के लोग ऐसे ही एजेंट जो होते हैं और ऐसे ही प्रिंसिपल के इसी स्टॉक में डील करने वाले लोग 5% लेते हैं, लेकिन आसिफ कितना ले रहा है 2% ले रहा है। ठीक है, वो कम ले रहा है। फिर उसके बाद वो आसिफ ने
ये डिमांड किया है कि मुझे 5% दिया जाए, और ये डिमांड उसने बेसिकली अदालत के अंदर ही की होगी, ठीक है ना। उसने अदालत के अंदर ये जाके कहा है कि मुझे 5% दिया जाए, क्योंकि जिस वक्त मुझसे ये वाला एग्रीमेंट किया गया था 2% वाला, उस वक्त मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर था। क्या हमने उन 12 पॉइंट्स में एजेंट और प्रिंसिपल इनके दरमियान कोई रिलेशन ऐसा देखा है कि वन इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर? नहीं, ठीक है ना। तो उसने बाद में यही कह दिया कि देयर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ। अजान हो रही है, अजान के बाद में बताता हूँ। जी, तो अब यहाँ पे पहले से कोई प्रिजम्पशन नहीं है कि जो प्रिंसिपल है वो एजेंट की विल को डोमिनेट कर सकता है। तो अब यहाँ पे मशकूक बात कौन कर रहा है? एजेंट, ऑफ कोर्स। तो उन्होंने यही कह दिया कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन आसिफ। इसने मशकूक बात की है, यही साबित करेगा कि इसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था। इसके अंदर कोई इशू एग्जाम्पल नंबर 15 में? क्लियर है? चले फ्रॉड पे चले। चले अल्लाह के हुक्म से आज हम फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड की बेसिकली डेफिनेशन क्या है? जो एक सस्ती सी डेफिनेशन मैं कह सकता हूँ, एक देसी सी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं कि आप किसी से धोखा करें ये जानते हुए कि आप उससे धोखा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें और मिस रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है। यहाँ पे आपको पता होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको पता नहीं होता कि आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन पे आ जाते हैं। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, मीन मतलब ये इसका मतलब है, और इंक्लूड्स मतलब जो कुछ हमें बताया जाएगा वो उसके अंदर आएगा। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, ये जो 5 एक्ट्स उन्होंने दिए हैं इनके अंदर से कोई भी एक्ट कमिटेड बाय पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि हमने कोर्जन के अंदर पढ़ा था कि कोर्जन कोई भी कर सकता है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि फ्रॉड सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फ्रॉड सी या डी के बेस पे नहीं किया जा सकता। ए या बी, इन्हीं दोनों में से कोई फ्रॉड करेगा। और विद हिज कनाइवेंस, अब यहाँ पे बात आ सकती है विद हिज कनाइवेंस, किसी की मदद से या इज एजेंट। यहाँ पे एजेंट जो है, ठीक है ना, एजेंट और प्रिंसिपल इनका आपस में रिश्ता जो है ये एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय से काफी अलग होता है, ठीक है। इंशाल्लाह हम आगे जाके जिस वक्त पढ़ेंगे एजेंसी का टॉपिक, मेरे ख्याल से है हमारे सिलेबस में होगा, हमारे सिलेबस में होगा ऑफकोर्स। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कनाइवस मतलब उसकी मदद से, किसी की मदद से, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कनाइवेंस, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट या पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट की मदद से या उसके एजेंट की मदद से। ये अनम्यूट कौन हुआ है? दूसरा, हाँ जी। तो कहते हैं पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट उसकी कनाइवेंस से मतलब उसकी हेल्प से या उसके एजेंट से, विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, इस इंटेंशन से कि आप किसी को धोखा दें, धोखा देने की इंटेंशन से, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पता है कि आप धोखा दे रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको पता नहीं है कि आप धोखा दे रहे हैं। देयर टू और हिज एजेंट, उसको या उसके एजेंट को, किसी को भी आप धोखा खुद दे रहे हैं, और टू इंड्यूस देम इनटू, कहते हैं टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इस सारी चीज का कहते हैं बेसिकली मकसद यही है कि आप या आप किसी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट की मदद से या उसके एजेंट की मदद से क्या कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं या उसके एजेंट को धोखा दे रहे हैं, या कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसकी वजह से आप दूसरे को दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, और आपको पता है कि अगर आप ऐसी हरकत नहीं करते तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा।
आपने अगर किसी को अपना मोबाइल बेचना है और आपको पता है कि उसका वो कितने 4 कैमरे, उनमें से एक कैमरा खराब है, ठीक है ना, एक कैमरा खराब है 4 कैमरों में से, और आपको पता है कि अगर अगले को बता दिया कि मेरे मोबाइल में 4 कैमरों में से एक कैमरा खराब है, तो वो आपसे मोबाइल ही नहीं लेगा, तो क्या आप बेचते हुए ये बताना पसंद करेंगे? अगर बहुत अच्छे इंसान है तो बता देंगे, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो इस चीज को फिर छुपाना पसंद करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो फ्रॉड कर रही हैं। अब उसने कहा था फॉलोइंग एक्ट्स, ये 5 एक्ट्स जो हैं इनको पढ़ लेते हैं। दिस सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन पार्टी कितने हैं, बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। सजेशन, सजेशन को तो आपको पता है क्या होता है, फैक्ट, फैक्ट का भी मतलब उर्दू ट्रांसलेशन इसकी कर लें, of that which is not true, suggestion of a fact, suggestion as a fact of which that is not true। हम कुछ ऐसा कह के उस चीज को बेच रहे हैं जो कि ट्रू नहीं है, by one party who does not believe it to be true। मैं आपको एक कागज बेचता हूं जिसके ऊपर माइकल जैक्सन के साइन हुए होते हैं, और मैं आपको कहता हूं कि ये माइकल जैक्सन के साइन हैं, हालांकि वो मैंने खुद किए होते हैं। ये चीज है कि सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ विच इज नॉट ट्रू। कि मैं आपको एक बात कर रहा था जो कि सच नहीं थी, लेकिन वो मैं आपको बात कर रहा था ऐसे जैसे कि ये सच है। बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मुझे पता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूं ताकि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। कि पहला पॉइंट क्लियर होता है? पक्की बात है। सेकंड पे आ जाते हैं, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। मैं आपसे कहते हैं आप लोगों को एक गाड़ी बेच रहा हूँ। अब मुझे पता है कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मैं आप लोगों को बताता ही नहीं कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप ये गाड़ी खरीदेंगे ही नहीं। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट। मुझे पता है कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा। मैंने इस इंफॉर्मेशन को कंसील कर लिया। कंसील कहते हैं छुपा लेना। तो मैंने ये इंफॉर्मेशन आपसे छुपा ली। ये पॉइंट भी क्लियर है? गुड। अब प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन, ये पास पेपर में आया था, एमसीक्यू में शायद आया था, ये शायद कितने क्वेश्चन के तौर पे आया था कि एक बंदे ने दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मजाक में, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन थी ही नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये फ्रॉड था। आप उसके साथ एक कितने सारी बात कर कर आके तो बाद में मजाक निकल आती है बात, तो ये चीज फ्रॉड में आती है। एनी अदर फैक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी और एक्ट, यहाँ पे आके जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था, उसने हार मान ली। उसने कहा कि चीजें तो बड़ी सारी हो सकती हैं, हम तो बनाना चाहें तो 100-200 पॉइंट्स बना सकते हैं, हम तो सिर्फ कहते हैं, हमने कह तो दिया कि अब ये पॉइंट्स हैं, संभाले नहीं जा रहे। तो अब यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि कोई भी ऐसा एक्ट आप करें जो कि किसी को धोखा देने के लिए हो, वो फ्रॉड है, ठीक है ना। अब एक एक करके सारे तो नहीं बता सकते, तो उन्होंने ये कह दिया कि कोई भी ऐसा एक्ट जो आप धोखा देने के लिए करें वो फ्रॉड है, जिसका आपको पता हो कि आप धोखा देने के लिए कर रहे हैं। एनी एक्ट, any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent। यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि अगर आपको पता नहीं लगता कि कौन कौन सी चीजें हैं, तो हमें तो पता है ना, हम कुछ चीजों के बारे में कह देते हैं कि ये चीजें फ्रॉड हैं, ये नहीं करनी, तो वो चीजें फिर फ्रॉड होंगी। वो करें तो आपका फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि अब आप पे है, आप देखें कोई एक्ट है ऐसा जो कि आपको फ्रॉड कितने हैं, वो किसी को धोखा देने के लिए, तो वो फ्रॉड है। आपको नहीं लगता तो हम कहते हैं कि कुछ एक्ट्स, कोई आपने एक्ट किया है, जैसे यहाँ पे उसने एक बात बताई है जो कि झूठ थी, और ओमिशन, जैसे यहाँ पे उसने कोई बात छुपाई है, ओमिट कर दी है। ओमिट करना कहते हैं भूल जाना या उसको छोड़ देना। कोई ऐसा बात आपने बताई है या कोई बात आप बताने से रुक गए हैं, जिसको लॉ कहता है कि ये कितने फ्रॉड में आ सकती है, तो वो भी फ्रॉड में आ सकती है। बेसिकली आपको लगता है वो फ्रॉड है तो वो फ्रॉड है, लॉ को लगता है वो फ्रॉड है तो वो फ्रॉड है। ये 5 पॉइंट्स क्लियर होते हैं। डेफिनेशन, देसी टोटका आपने याद रखना है।
कोई आप किसी को धोखा दे रहे हैं और आपको पता है कि आप उसको धोखा दे रहे हैं, तो वो फ्रॉड है। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, यहाँ से थोड़ी सी चीज क्लियर हो जाएगी। आजम सेल्स टू बाबर लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड रिप्रेजेंटिंग टू बी इंपोर्टेड गुड्स चार्जिंग हायर प्राइस। ठीक है ना, एक लोकल चीज बनी है आपके कोठा पिंड में थी, मैं कहूँ कि कनाडा में बनी थी। ठीक है ना, तो ये चीज फ्रॉड है। मैं गुड्स की नेचर को, गुड्स की क्वालिटी को झूठ बोल रहा हूँ क्वालिटी के बारे में कि ये इंपोर्टेड है, हालांकि ये बनी लोकल है, तो ये फ्रॉड होगा। एग्जाम्पल 9 पे आ जाते हैं। जिया फर्नीचर डीलर कंसील्स द क्रैक इन द फर्नीचर। फर्नीचर में क्रैक थे, उसने छुपा दिए। ठीक है ना, उसने उसके ऊपर कुछ ऐसा कर दिया कि वो कितने क्रैक दिखाई ना दें, और ये बताया भी नहीं कि इसमें क्रैक है। सोल्ड बाय हिम बाय यूजिंग सम पैकिंग मटेरियल एंड पॉलिशिंग। ठीक है ना, उसने ऊपर कुछ ना कुछ कर दिया, पैकिंग मटेरियल लगा दिया, पॉलिश इस तरह कर दिया कि वो क्रैक ना दिखाई दें, और अब पता तो था कि क्रैक है, तो उसने वो बताया भी नहीं। इन सच अ वे दैट बायर इवन आफ्टर रीजनेबल एग्जामिनेशन, ये चीज आपने याद रखनी है कि रीजनेबल एग्जामिनेशन होनी चाहिए, कैन नॉट ट्रेस द डिफेक्ट। उसके ऊपर ऐसी पॉलिश हुई थी कि वो क्रैक दिखाई नहीं दिए, और ऐसा नहीं है कि उस बंदे ने देखे नहीं क्रैक, जो आप खरीदने वाला था उसने जैसे देखे भी नहीं, उसने देखे, उसको दिखाई नहीं दिए, क्योंकि जिया ने उनको इस तरीके से छुपाया था। तो इसको भी हम फ्रॉड में कंसीडर करेंगे। ये वाली एग्जांपल क्लियर होती है? इस चीज को हम रीजनेबल जो एग्जामिनेशन है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में हो सकता है आगे जाके पढ़ें, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे सिलेबस के अंदर ये है कि कुछ चीजें फ्रॉड नहीं मानी जाएंगी। अगर ये बंदा कितने देखते ही ना, कोई ऐसे क्रैक होते कि बंदा रीजनेबल एग्जामिनेशन से पकड़ लेता उन्हें, तो फिर वो फ्रॉड ना होता। फिर ये आगे जाके पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। बाइंग गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद एन इंटेंशन फॉर कितने ऑफ नॉट पेइंग द प्राइस। ठीक है ना, मैं आपसे परचेज करता हूं लैपटॉप आपका, और मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको कल पेमेंट करूंगा, और फिर वो कल उतना ही कल होता है जितना कल से हमने पक्का पढ़ना होता है। ठीक है, वो कल दोबारा कभी नहीं आता, तो ये चीज इसका मतलब माना जाएगा कि ये मैंने फ्रॉड किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरी इंटेंशन पैसे देने की थी ही नहीं। जैसे हमारी कल से पक्का पढ़ेंगे में इंटेंशन पढ़ने की नहीं होती, सिर्फ यही होती है कि कल, तो यही हमारी इंटेंशन थी कि हम कल पैसे देंगे, तो हमने उसे कल पे कल, और क्योंकि हमारी हमने पैसे देने ही नहीं थे, तो ये हमारा फ्रॉड कहलाएगा। ये क्लियर होती है एग्जांपल? हम खुद के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, एग्जैक्टली कहते हैं ना, कुरान पाक में लिखा हुआ है कि ये समझते हैं कि ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। ये सूरह बकरा में पहले से बारे में है, दरअसल ये सिर्फ खुद के साथ करते हैं। तो यही हमारा भी हाल होता है। खैर, मैं भी आप में से ही हूं, तो बस मैं भी इस चीज को समझ सकता हूँ। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 पे। A company issued a prospectus containing a statement. प्रोस्पेक्टस बेसिकली होता है, आप लोगों में से कितने को पता है कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है? पता है को भी? थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है प्रोस्पेक्टस की, वो इंशाल्लाह आप सीला में पढ़ेंगे। प्रोस्पेक्टस बेसिकली ये होता है कि आप लोगों को बताते हैं कि हमारी कंपनी इतनी महान है, हमारी कंपनी इतनी अच्छी है, हमारी कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने अच्छे हैं, हमारी कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है, और उसका मकसद ये होता है कि आप उस प्रोस्पेक्टस के थ्रू लोगों को इन्वाइट करें कि वो आए और आपके शेयर्स खरीदें। ठीक है, अब उस प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि कंपनी 2001 और 2007 के दरमियान कंपनी पेड डिविडेंड बिटवीन 2001 एंड 2007 इंप्लाइंग दैट द कंपनी हैज बीन प्रॉफिटेबल। वो कंपनी जो है 2001 से 2007 के दरमियान डिविडेंड्स देती रही है। ठीक है, जिससे ये प्रूव होता है कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल थी, हालांकि कंपनी सफर्ड लॉसेस इन दोज ईयर्स। ठीक है ना, 2007 और 2001 उन्होंने खास तौर पे ये वाले ईयर्स कहे हैं कि इसके दरमियान उन्होंने डिविडेंड दिया था, हालांकि इन 2 ईयर्स में लॉस थे, और जिस वक्त लॉस आता है तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती।
डिविडेंड बेसिकली ये होता है कि आप कहते हैं शेयर खरीदते हैं तो सालाना या मिड ईयर उस शेयर खरीदने पे जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को थोड़े से पैसे दिए जाते हैं। तो अगर प्रॉफिट ही नहीं कमाया तो डिविडेंड भी नहीं होगा। इन 2 सालों में लॉस आया था, प्रॉफिट नहीं कमाया था, तो डिविडेंड भी नहीं था, लेकिन कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस में लिख दिया कि इन 2 सालों में हमने डिविडेंड दिया था। ठीक है। In fact, the company suffered losses in those years and paid dividend out of reserves. ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ जगह डिविडेंड दिए जा सकते हैं रिजर्व्स की बेस पे। रिजर्व्स की बेस पे जो डिविडेंड दिए जाएं वो बेसिकली पैसे नहीं होते, वो शेयर्स होते हैं। ठीक है ना। तो कहते हैं वो कंपनी फिर पे नहीं करती। वो कंपनी फिर क्या करती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसलिए स्टेक होल्डर्स अपने शेयर्स ना वापस ले लें। यस, वो इसलिए होते हैं कि स्टेक होल्डर्स अपने शेयर्स वापस ना ले लें। एक तो होता है ये, और दूसरी वजह अब यहाँ पे जो रिजर्व्स होते हैं उनकी भी, जो रिजर्व से डिविडेंड दिया जाता है, जो आपको बोनस शेयर्स दिए जाते हैं, उनकी भी यही वजह होती है। और ये बेसिकली होता है इस किस्म का है। आप एक कंपनी में काम करती हो एज एन एम्प्लॉय, आप उसकी शेयर होल्डर नहीं हो। ठीक है। तब आपका काम करने का जो कहते हैं लेवल है वो ज्यादा होगा, या अगर आप उस कंपनी की शेयर होल्डर हैं तब आप उस कंपनी के लिए ज्यादा मुखलिस होकर काम करेंगी। शेयर होल्डर ऑफ कोर्स, जब आपको पता है कि शेयर होल्डर हैं, हम जब एक बंदा शेयर ले लेता है कंपनी के, तो वो समझा जाता है जैसे वो कंपनी का मालिक है। ठीक है ना। तो मालिक तो अपनी कंपनी के लिए ज्यादा कहते हैं ध्यान से काम करते हैं। तो रिजर्व से जब डिविडेंड दिए जाते हैं तो वो इसी बेस में कितने ये होते हैं कि लोगों को फिर पैसे नहीं दिए जाते, फ्री के शेयर दे देते हैं। ठीक है ना। और वो उनका यही सब मतलब मकसद होता है कि बंदा और ज्यादा मेहनत से काम करेगा, क्योंकि अब ये कंपनी का मालिक बन गया है। तो इसी तरीके से उन्होंने रिजर्व जो है ये शेयर होल्डर्स को दे दिए हैं। मतलब कि एक जिस बंदे के पास एक शेयर था, हो सकता है उसको एक और शेयर दे दिए, वो ज्यादा एंटाइटल्ड फील करेगा कि मेरे पास 2 शेयर्स आ गए हैं, पहले जितनी मलकियत थी कंपनी की अब उससे डबल हो गई है। अब यहाँ पे पैसे तो किसी को नहीं मिले, राइट। रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स क्या होते हैं, मैं क्या बताऊं आपको रिजर्व्स क्या होते हैं। जो एक कंपनी है वो प्रॉफिट कमाती है ना, तो हर साल जो प्रॉफिट कमाती है उसका एक हिस्सा वो एक अलग जगह रख देती है। मैं आपको कहते हैं इसकी ये मिसाल दे देता हूँ कि मेरा एक बैंक है जहाँ पे मेरी सैलरी आती है हर साल। ठीक है ना। अब हर साल मेरे कहते हैं हर महीने मेरी सैलरी आती है, तो मैं उस सैलरी का 10% जो है वो एक और बैंक अकाउंट में जमा करवा देता हूँ कि मेरे पास वक्त पे कितने कुछ रहे, मेरे पास जो डूबते वक्त पे कुछ रहे, वो आपका रिजर्व कहलाया जा सकता है। इसको ज्यादा बेहतर आप अकाउंटिंग की क्लास में पढ़ोगी, तो आप अकाउंटिंग पढ़ी हो ना। वो कितने सर आपको इतने रिजर्व्स के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे, FAR 1 के अंदर ही समझा देंगे, परेशान नहीं होना। तो रिजर्व्स के अंदर से जो डिविडेंड पे किया जाता है वो मोस्टली होता है कि आपको और शेयर्स दे दिए जाते हैं, या फिर ऐसा करता हूँ मैं आपको लेक्चर के बाद कितने रिजर्व्स का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। अच्छा, तो ये और शेयर्स दिए हैं। अब उन्होंने शेयर दिए हैं तो पैसा तो कोई नहीं दिया, लेकिन वो इम्प्लाई कर रहे हैं जैसे उन्होंने 2007 और 2001 के अंदर डिविडेंड पे की है। पे करने का मतलब है पैसे देना। तो इस चीज को वो झूठ बोल रहे हैं। ये चीज उन्होंने अब डिविडेंड दिए, ठीक है ना, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। डिविडेंड दिया, उन्होंने कहा कि हमने डिविडेंड दिए, तो वो मान जाएंगे कि हाँ डिविडेंड दिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमने डिविडेंड के कितने बेस में उन लोगों को शेयर दिया है, पैसा एक नहीं दिया। ठीक है ना। तो यहां पे आप लोगों को जानबूझ के धोखा दे रहे हैं। ये एग्जांपल क्लियर होती है। गुड, बाकियों को भी क्लियर होती है। गुड। अच्छा, अमीर सोल्ड हिज हाउस, एग्जांपल 22 पे आ जाते हैं। अमीर सोल्ड हिज हाउस टू बासित फॉर 10 मिलियन। अमीर ने बासित को अपना घर बेचा है 10 मिलियन का। द हाउस वाज मॉर्गेज विद सलमान। ठीक है ना। इस घर पहले उसने किसी को गिरवी रखवाया हुआ था जो उसने बेच दिया है। अब एक चीज जो आपने गिरवी रखवाई हो वो आपको बेचने की इसके कितने आपके पास अथॉरिटी नहीं होती, क्योंकि वो अथॉरिटी होती है उस बंदे के पास जिसके पास रखवाया हो। यहाँ पे सलमान के पास गिरवी रखवाया हुआ था घर अमीर ने, और वो अमीर ने घर बासित को बेच दिया। ठीक है ना।
अब यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली अमीर डिड नॉट इन्फॉर्म बासित अबाउट इट। अमीर ने बासित को बताया नहीं कि ये घर में तुम्हें दे रहा हूँ, ये तो एक्चुअली मेरी मलकियत में इस वक्त नहीं है क्योंकि मैंने ये गिरवी रखवाया हुआ है। Although it was his legal obligation to do so, later Salman claimed 10 million from Basit। बेसिकली होता ये है, अमीर का घर था, ठीक है ना, उसने वो घर रखवाया हुआ था सलमान के पास गिरवी, और उससे लिए हुए थे 10 मिलियन। अमीर ने 10 मिलियन लिए हुए थे, अमीर ने ये घर बेच दिया बासित को और उससे भी 10 मिलियन ले लिए। अब अमीर के पास कितने आ गए हैं, 20 मिलियन। बासित के पास आ गया है घर, और सलमान के पास क्या गया, कुछ भी नहीं गया। फिर ऐसे ही है ना। कुछ भी नहीं। अब सलमान ने इस घर जो उसके पास अब है ही नहीं, उसके बदले 10 मिलियन दिए हुए थे, तो वो 10 मिलियन अब किससे क्लेम करेगा, जिसके पास घर है, ठीक है ना। तो वो 10 मिलियन क्लेम कर रहा है बासित के साथ। अब बासित जो है, उस बेचारे का क्या कसूर था कि उसको घर ऐसा मिला जिसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं था कि ये लेने पे सलमान को भी 10 मिलियन पे करने पड़ेंगे। तो बासित जो है वो अब कह सकता है सीधा सीधा कि भाई मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से दूर हूँ, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे मेरे 10 मिलियन वापस करें, अमीर अपना घर अपने पास रखे, मुझे नहीं कितने इससे कुछ लेना देना, क्योंकि मुझे बताया ही नहीं था गया, ठीक है ना। यहाँ पे साइलेंस थी, और वह साइलेंस क्या कितने फ्रॉड के बराबर थी। क्लियर होती है बात। ये चीज साइलेंस एज फ्रॉड की हमने पढ़नी है। आगे आ जाते हैं। आबिद नोज दैट हिज वॉच इज मेड इन पाकिस्तान बट टेल्स बाबर दैट इट इज मेड इन जापान। ये वही एग्जांपल है जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि कितने हैं, उसने लोकल गुड्स थी, उसने इंपोर्टेड गुड्स बना के बेची। बाबर बाइज द वॉच, बाबर ने खरीद ली है। द फ्रॉड वाज कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, आबिद ने ये किया था। इट वाज फॉल्सली कितने हैं रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट। फैक्ट क्या था, ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट, ओरिजिन हाँ पाकिस्तान, लेकिन बताया क्या गया था जापान। फ्रॉड की टाइप्स होती हैं, नहीं फ्रॉड की सिर्फ एक ही टाइप होती है, ये उन्होंने वैसे बता दिया, रिप्रेजेंटेशन एज फैक्ट, मतलब आपका फ्रॉड एक ही होता है, ठीक है ना, वो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू फैक्ट एंड देयर वाज क्लियरली इंटेंशन टू डिसीव एंड बाबर सफर्ड लॉस बाय पेइंग लार्जर अमाउंट, क्योंकि उसने कहा जापान की बनी हुई घड़ी है, तो उसने कहा ठीक है। ये जो टाइप्स हैं, ये मिस रिप्रेजेंटेशन की टाइप्स इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ये वाली एग्जांपल क्लियर है, ये वही एग्जांपल है जो ऊपर वाली है, बस उसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा लाइंस उन्होंने दे दी हैं। क्लियर है। फ्रॉड अगर प्रूव हो गया तो पेनल्टी, अब वो कहते हैं बेसिकली हमारा जो सिविल लॉ है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें अगर कोई पेनल्टी पड़ती है तो उसका मकसद ये नहीं होता कि दूसरे को सजा दी जाए, ठीक है ना। तो अगर आबिद कहे कि मेरा इससे जो कितने नुकसान हुआ है, वो सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं हुआ कि मैंने ज्यादा पैसे दिए थे, मेरा एक बड़ा इमोशनल नुकसान हुआ इससे, तो वो जज से कह के पेनल्टी डलवा सकता है। लेकिन ये पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट जो होती हैं, उनके ऊपर होता है कि वो पेनल्टी डलवाना चाहें। वो क्या होती है पेनल्टीज, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है कि किस किस तरह की पेनल्टी डैमेजेस वगैरह होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंशाल्लाह हम उस वक्त पढ़ेंगे। अभी ये है कि वो डलवा सकता है, इसका कितना राइट होता है बंदे के पास। साइलेंस एज फ्रॉड, किस वक्त खामोशी फ्रॉड मानी जाएगी, पढ़ लेते हैं। mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person is not fraud, ठीक है। अगर सिर्फ खामोशी इख्तियार कर ली जाए, ठीक है ना, मैं किसी बंदे के पास जाता हूं, मैं उसको जाकर कहता हूं कि ये गाड़ी है, ये आपने जहां से चेक करवानी है करवा लें, जो आपने इसका करना है वो आप कर लें, ये गाड़ी मैंने बेचनी है, ठीक है। वो बंदा सारी इंस्पेक्शन के बाद कहता है ठीक है मैं ये गाड़ी खरीद लेता हूं, तो अगर उस गाड़ी के अंदर कोई मसला भी होगा, तब भी वो गाड़ी खरीदने वाले के पास चांस था, ठीक है ना,
वो सारी इंस्पेक्शन करवा के उसने उसके बाद खरीदने का फैसला किया है, तो उसको इस कहते हैं उसको ये गाड़ी भी कबूल है, उसके साथ जो मसला है ये मसला भी कबूल है, तो यहाँ पे ये फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन कुछ जगह पे खामोशी फ्रॉड मानी जाती है, हर जगह पे फ्रॉड नहीं मानी जाती, सिर्फ कुछ जगह पे मानी जाती है खामोशी आपकी फ्रॉड। कहाँ कहाँ पे मानी जाती है वो पढ़ लेते हैं। दिस circumstances of the case are such that regard being had to them, it is duty of a person keeping silence to speak। बड़ी उन्होंने सारी बात बता दी है। बात एक्चुअली ये है कि जो कहते हैं पार्टी है, उसका उन दोनों पार्टीज का आपस में रिलेशन ही ऐसा है जहां पे एक बंदे को बतानी ही है कि इसके साथ ये मसला है, उसको उसकी ड्यूटी है कि वो बताए कि इस चीज के साथ ये मसला है। उसने ये बता दिया कि कितना, फॉर एग्जांपल कोई दो पार्टीज आपस में फिड्यूशरी रिलेशनशिप, एतमाद का रिश्ता है, एक बंदा आप पे एतमाद कर रहा है और आप उसके एतमाद का गलत फायदा उठा के उसको डिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस से थोड़ी सी अलग है ये चीज, ठीक है ना। आप उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं नोइंगली, तो ये यहाँ पे फिड्यूशरी रिलेशनशिप के अलावा भी हो सकता है, ठीक है। एक जो मैकेनिक है, अगर लॉ आपको कहता है कि एक मैकेनिक जब आपको गाड़ी बेचे तो उसकी ये चीजें बताए, उनके अंदर से अगर वो कोई चीज नहीं बताता तो ये फ्रॉड होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो पार्टी के रिलेशनशिप जो है वो फिड्यूशरी रिलेशन में ही हो। कहीं भी किसी बंदे की कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कुछ बताना ड्यूटी बनती थी और वो उसने नहीं बताया, यहाँ पे उसकी डिफेक्ट बताना ड्यूटी नहीं बनती। अगर वो कोई गाड़ी दे रहा है ना कि ये गाड़ी ले लो और वो उसका डिफेक्ट नहीं बता रहा, तो वो ड्यूटी नहीं थी उसकी कि वो उसका डिफेक्ट बताए। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसका डिफेक्ट बताना जरूरी है, वो कहते हैं फिर ये चीज देखी जाएगी कि वो कहाँ कहाँ पे जरूरी होता है, कहाँ पे नहीं होता। तो जहां पे जरूरी है वहां पे अगर वो डिफेक्ट नहीं बताता, ठीक है ना, तो ये चीज मानी जाएगी कि जैसे ये फ्रॉड है, ठीक है। तो यहाँ साइलेंस कौन कर रहा है? जिसके साथ फ्रॉड हुआ है या जिसने फ्रॉड किया है। जो फ्रॉड करेगा ऑफकोर्स कितने जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो बेचारा तो साइलेंस करे, तो फ्रॉड तो फिर पकड़ा ही नहीं जाना, ठीक है ना। जो बंदा फ्रॉड करता है उसी की साइलेंस होती है जिसकी वजह से फ्रॉड होता है, ठीक है ना। तो वो फ्रॉड करने वाले की साइलेंस होती है। His silence is in itself equivalent to speech। मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मेरा लैपटॉप है, आप 25,000 में मेरा लैपटॉप ले लें, और आप मुझे कहते हैं अब मेरे लैपटॉप का कीबोर्ड क्या है, मेरे लैपटॉप का एक की वो खराब है, ठीक है। और आप मुझे कहते हैं कि अगर आप खामोश हैं इसका मतलब है कि इस लैपटॉप की ईची बीची ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं नहीं बोलता तो इसका मतलब है कि मैं फ्रॉड कर रहा हूं। अगर आप मुझसे ये बात नहीं करते और मैं चुप करके बैठ जाता हूं तब ये फ्रॉड नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे ये बात कर देते हैं कि अगर आप खामोश रहते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी इची बिची ठीक है, हर चीज ठीक है, और मुझे पता है कि इसकी एक की खराब है, मैं नहीं बोलता तो ये फ्रॉड होगा। क्लियर है? अगर आपको ना पता हो, अगर मुझे भी नहीं पता, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मिस्टेक होगी या रिप्रेजेंट कितने मिस रिप्रेजेंटेशन मिस्टेक होगी इसके अंदर, सॉरी मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। तो हम इंशाल्लाह जिस वक्त पढ़ेंगे इस चीज का अंदाजा होगा। अगर मुझे भी नहीं पता ये चीज है ना, अगर मुझे नहीं पता, ठीक है ना, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ये मैंने बताया था कि फ्रॉड जो है ये आप किसी को धोखा दे रहे हैं और आपको पता है कि आप उसको धोखा दे रहे हैं। अगर मुझे पता ही नहीं है तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा, दोनों पॉइंट का डिफरेंस मैं क्लियर कर देता हूं। देखें, मैंने आपको कुछ ऐसी चीज बेची है, ठीक है ना, मैंने आपको एक पियानो बेच दिया है और मैंने कहा है कि ये पियानो बिल्कुल ठीक है और वो ठीक नहीं है, तब तो ये फ्रॉड होगा। मैं आपको सामने जाकर पियानो रख देता हूँ और मैं कहता हूँ ये पियानो आप खरीद लें, ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो पियानो खरीद लेते हैं। अगर उसके अंदर कोई मसला आता है तो वो मेरे ऊपर नहीं है, ठीक है, वो मेरे ऊपर नहीं है कि मैंने उसका मसला क्यों नहीं बताया। क्यों? आपके सामने पियानो पड़ा था, आप खुद चला के देख लेते। ये चीज पहले पॉइंट के अंदर वो कहता है कि सरकमस्टांसेस ही ऐसे हैं
circumstances are such that regard being had to them, it is the duty of the person to कितने हैं speak। एक बंदे की ड्यूटी है इस वक्त कि वो बोले और वो नहीं बोलता, ठीक है ना। यहाँ पे अब उसको कहा नहीं गया कि वो बोले, लेकिन उसकी एक इम्प्लाइड ड्यूटी है। उन्होंने साथ ये बता दिया, पार्टीज इन फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, एतमाद का रिश्ता है। मैं आपको एक चीज बेचता हूँ, आप मेरे ऊपर एतमाद करते हैं कि कहते हैं ये चीज सही होगी, और मैं आपको कहता हूँ कि ये चीज सही है, ठीक है ना, लेकिन वो चीज एक्चुअली सही नहीं है। तो यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है इस पॉइंट में। और जो आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसके अंदर एक चीज का फर्क आता है। मैं अगर आपको लैपटॉप दूं और मैं कहूँ कि ये लैपटॉप बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, और वो लैपटॉप ठीक हो वो 25,000 का, मैं आपसे 50,000 लूं, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। लेकिन मैं आपको एक लैपटॉप दूं, वो हो खराब, और मैं कहूँ कि आपको वो ठीक है और वो आप खरीद लें, ये अब आपके साथ फ्रॉड है। और मैं अगर आपको कुछ नहीं बोलता, ठीक है ना, मैं ये भी नहीं कहता कि ये लैपटॉप ठीक है, मैं कहता हूँ बेटा ये लैपटॉप है, आप खरीद लो ये। अब एक कहते हैं टीचर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको पूरा सच सच बताऊं कि इस लैपटॉप में ये मसला है, क्योंकि आपने तो मेरे ऊपर एतबार कर लेना है, ठीक है ना। आपको अगर मैं कुछ नहीं कहता तो आपने तो मेरे ऊपर एतबार कर लेना है कि हाँ टीचर ने लैपटॉप दिया, ठीक ही होगा। अब मेरी यहाँ पे ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊं कि हाँ इस लैपटॉप में ये मसला है। मैं अगर नहीं बताता तो ये फ्रॉड होगा। नीचे कोई भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पार्टीज का रिलेशनशिप हो। एक पार्टी दूसरे को कह सकती है कि हाँ भाई आप अगर खामोश हैं तो इसका मतलब है कि ये चीज बिल्कुल ठीक है, कहते हैं हाँ, वो बंदा बोलता ही नहीं, फिर इसका मतलब है कि उसने इस चीज का इकरार किया कि ये चीज बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ए पॉइंट स्ट्रेंजर के लिए अप्लाई नहीं होगा, ए पॉइंट स्ट्रेंजर के लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपकी ड्यूटी कितने किसी स्ट्रेंजर को तो नहीं बनती। अगर आपको लॉ कह दे, यहाँ पे एक चीज और देखी जा सकती है, अगर आपको कोई कानून आपका कहता है कि ये इस चीज की डीलिंग करते हुए आपने इस चीज के बताना है। लेट से एक लैपटॉप है, कानून कहता है कि अगर आपने किसी को लैपटॉप बेचना है तो आपने उसकी स्क्रीन का उसको अलग बताना है, उसके बटन्स का अलग बताना है, उसकी बैटरी का अलग बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं स्क्रीन, बटन और जो उसके तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी, बैटरी, इन तीनों चीज का अलग अलग बताऊं? कानून ने कह दिया तो मेरा बनता है ना। अब अगर मैं नहीं बताता कि इसमें कोई गलती है, तब ये फ्रॉड कहलाया जाएगा। अब क्लियर होती है बात? एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अमीर सेल्स हिज कितने हैं सेल्स बाय एन ऑक्शन टू बानो अ हॉर्स। अमीर ने बानो को एक ऑक्शन के थ्रू एक घोड़ा बेचा है, ऑक्शन के थ्रू घोड़ा बेचा है, मतलब कि आपका घोड़ा जो था, अमीर का घोड़ा जो था, वो ऑन डिस्प्ले था, लोगों के सामने था। ऐसा नहीं था कि वो कहीं बंधा हुआ है कहीं भी कितने पार्क में और आप किसी के घर जाके बेच रहे हैं। ऑक्शन में बंधा हुआ था सामने, और विच अमीर नोज टू बी अनसाउंड। अमीर को पता है कि ये घोड़ा पागल है, लेकिन अमीर उसके पागल होने का कुछ नहीं कहता। तो आप मुझे एक बात बताएं जरा, अगर एक घोड़ा पागल है तो क्या उसे देख के पता नहीं लग जाएगा कि ये घोड़ा पागल है? ऑफ कोर्स पता लग जाएगा। तो अगर अब भी कोई बंदा ये घोड़ा खरीदता है, ठीक है ना, वो हवा में दुलतियां मारे जा रहे, उसके सामने कोई है भी नहीं, और लोग कहते हैं कि हाँ भाई मैं ये घोड़ा ले लेता हूँ, तो आपको इसका मतलब है कि इतने ज्यादा बंदा इस चीज के अनअवेयर नहीं हो सकता कि हाँ भी उसे एक घोड़ा देख के ना पता लगे कि ये घोड़ा पागल है। तो अगर वो कोई घोड़ा खरीद रहा है तो इसका मतलब है उसको पता था ये चीज। अब वो ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। जज भी उसको कह देगा कि भैया आपके सामने तो ये घोड़ा ऐसी हरकतें कर रहा था, आपको उस वक्त क्यों नहीं पता लगा? ठीक है। पॉइंट से भी रिलेटेड इतने सर, ये पॉइंट से भी रिलेटेड है एग्जांपल, एग्जैक्टली ये जो कितने एग्जांपल है ये बेसिकली इस पॉइंट से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे अब उसकी ड्यूटी, ये पॉइंट बेसिकली इस पॉइंट से रिलेटेड है जो ऊपर लिखा हुआ है, मेयर साइलेंस एज टू फ्रॉड। ये मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। यहाँ पे ये फ्रॉड नहीं है,
क्योंकि एक बंदे के पास बड़ी आसानी से ये एग्जांपल वो बड़ी आसानी से इस चीज का पता लगा सकता था। ये देख लिया जाए, अमीर says buy an option to Bano a horse which Amir knows to be unsound। ठीक है, दोबारा वही चीज आ गई है। अमीर says nothing to Bano about the horse's unsoundness। ठीक है, उसने कुछ नहीं कहा, उसको कहना है वो भी बनता नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं। बानो इज अमीर्स डॉटर। ठीक है ना, अब यहाँ पे रिलेशन आ गया है। बानो जो है ये अमीर की बेटी है और जस्ट कम ऑफ एज, अभी वो कहते हैं इस एज की हुई ही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल हो, अभी 18 साल की हुई है। अब यहाँ पे एक ऐसा रिलेशन बनता है अमीर और बानो का कि अमीर के लिए ये चीज बतानी जरूरी है कि बेटा मैं जो आपको घोड़ा बेच रहा हूं उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अगर अब वो नहीं बताता तो ये समझा जाएगा कि जैसे अमीर जो है उसने बानो के साथ फ्रॉड किया है। ये सेकंड पॉइंट ये फर्स्ट पॉइंट के साथ रिलेट कर रहा है। क्लियर है? तो बात कहते हैं अमीर सेज बाय एन ऑक्शन टू बानो अ होस्ट। ठीक है, वही चीज आ जाती है। बानो सेज टू अमीर, अब अमीर कहते हैं बानो ने अमीर को कहा है कि इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट होर्स इज साउंड। मैं कहते हैं घोड़े को यही समझूंगी कि उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है अगर तुम इस चीज को का इनकार नहीं करते। ठीक है ना, और अमीर कुछ नहीं कहता। अब अमीर ने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब है कि वो इस चीज का इनकार नहीं कर रहा कि घोड़ा ठीक है, तो यानी वो इस चीज का इकरार कर रहा है कि घोड़ा ठीक है। अब यहाँ पे वो इकरार कर रहा है कि घोड़ा ठीक है हालांकि घोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है ना, तो ये वही चीज है कि फ्रॉड, आपने किसी को धोखा देने के लिए कुछ कहा है, आपका यहाँ पे कुछ ना कहना भी कुछ कहने के बराबर होगा। ये चीज क्लियर होती है? एक मिनट सर, जिस स्क्रीन पे मैं चैट्स देख रहा था वो बंद हो गई है, एक सेकंड बस। चल हम आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ, कहते हैं इफेक्ट्स ऑन एग्रीमेंट। अगर किसी के साथ फ्रॉड किया जाए तो उसका एग्रीमेंट के ऊपर, इनमें स्ट्रेंजर के लिए कौन सा पॉइंट है? स्ट्रेंजर के लिए कितने हैं? ये थर्ड, ये एग्जांपल 26। स्ट्रेंजर के लिए पॉइंट है सेकंड कि आप किसी को भी, कोई भी बंदा ये एग्रीमेंट में कह सकता है कि हाँ भाई अगर तुम एक कितने इस चीज का वो इनकार नहीं करते तो मैं समझूंगा कि ठीक है। तो ये बंदा कोई भी डीलिंग के दरमियान कह सकता है कि अगर तो इसके साथ कोई मसला है तो बताओ, अगर तुम कुछ नहीं बताते तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि ये बिल्कुल ठीक है। ये कोई भी बंदा कह सकता है। तो अगर अगला बंदा कुछ नहीं कहता तो इसका मतलब है कि वो फ्रॉड कर रहा है। क्लियर होता है? तो आपको भी क्लियर होता है? आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट, कितने इफेक्ट्स आएंगे कि अगर कोई फ्रॉड करे तो क्या होगा? वॉइडेबल। ठीक है ना, वही चीज है। फ्रॉड, अगर जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो कह सकता है कि भाई मैंने कितने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना। वो कर सकता है, इस चीज का इनकार कर सकता है कि भाई मैंने नहीं करना। इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस, अगर वो चाहे, वॉइडेबल का ये मतलब होता है ना कि अगर वो चाहे तो ये कह सकता है कि मैंने फ्रॉड नहीं, वो एग्रीमेंट को पूरा नहीं करना। और वो ये भी कह सकता है कि कहते हैं ठीक है फ्रॉड तो हो गया मेरे साथ लेकिन मैं एग्रीमेंट को पूरा कर लेता हूँ। बेसिकली अग्रीव्ड पार्टी पे होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें। अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट whose consent was caused by fraud। ठीक है ना, जिसके साथ फ्रॉड हुआ था, इफ ही थिंक्स फिट, अगर वो कहता है कि ठीक है मेरे साथ फ्रॉड हुआ था लेकिन कोई बात नहीं, इंसिस्ट करता है दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड, अब वो इंसिस्ट करता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाए, एंड दैट ही शैल बी पुट इन पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ रिप्रेजेंटेशन हैड बीन ट्रू। ठीक है ना, वो ये कहता है कि उसको एक ऐसी पोजीशन में डाल दिया जाए जहां पे उसको रिप्रेजेंटेशन हैड बीन ट्रू, कि जो चीजें उसने कही थी क्या वो अगर वो सच हो। जैसे हमने पिछली चीज पढ़ी थी कि
मार्केट रेट था इंटरेस्ट का कम था, वो ज्यादा ले रहा था, तो उसने इंसिस्ट कैसे करवाया था अपने कॉन्ट्रैक्ट को, इंटरेस्ट रेट कम करवा दिया था। ठीक है ना, तो यही चीज यहाँ पे है दैट ही शैल बी पुट इन अ पोजीशन, कि वो एक ऐसी पोजीशन में डाल दिया जाए इन विच ही वुड हैव बीन, अब वो ऐसी पोजीशन, वो कितने वैसी पोजीशन में होता अगर रिप्रेजेंटेशन हैड बीन ट्रू, अगर उसके साथ एक साउंड माइंड के घोड़े का प्रॉमिस किया गया था तो उसको साउंड माइंड का घोड़ा ही दिया जाए। वो कहेगा ठीक है मैं एग्रीमेंट करने को तैयार हूं, अनसाउंड माइंड का घोड़ा नहीं, मेरे लिए साउंड माइंड का घोड़ा ले आओ, मैं कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हूं। चीज क्लियर होती है कि ये क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। आबिद नोज दैट हिज वॉच इज मेड इन पाकिस्तान बट टेल्स बाबर दैट इट इज मेड इन जापान। ठीक है, आबिद को पता है कि पाकिस्तान में घड़ी बनी है, लेकिन वो बाबर को बताता है कि ये जापान में बनी है। बाबर उसे फिर पे कर देता है और उसके घड़ी पहुंचा देता है। बाबर कमिटेड वन ऑफ हिज क्लाइंट, कितने हैं, बाबर कमिटेड वन ऑफ हिज क्लाइंट अरसलान अ मेड इन जापान वॉच बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो बाबर जो है वो क्या कहता है, वही वॉच जो है वो आगे अरसलान को देता है, और अरसलान को बेचारे को ये बता रहा है कि ये चाइना कितने जापान की है। डिलीवरी के वक्त बाबर को पता लगता है कि आबिद ने इसके साथ फ्रॉड किया था। ठीक है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है। बाबर मे रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट और मे परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बाय कितने एंड मे क्लेम डैमेजेस। ठीक है ना, अब यहाँ पे वो बात आ जाती है जो पूछी थी किसी ने कि ये पेनल्टी हो सकती है कि नहीं। ऑफ कोर्स पेनल्टी हो सकती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसने बाबर ने आबिद के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो कॉन्ट्रैक्ट किया था जापानी घड़ी का, लेकिन जो जापानी घड़ी उसने अरसलान को देनी थी वो तो पाकिस्तानी निकल आई है। ठीक है ना, अब वो कह सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाए, घड़ी में तो मैं वापस दे देता हूं, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो और मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दो जो कि मैं अरसलान को दूं, क्योंकि उस बेचारे के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म करूंगा तो वो भी तो मुझसे पैसे मांगेगा डैमेजेस, तो जो पैसे मैंने उसको देने होंगे वो आबिद से ले रहा है। वो क्लियर है। मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट लेगा, यस एक्स्ट्रा अमाउंट लेगा आबिद से एज अ पेनल्टी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा अमाउंट उसने पे करनी है अरसलान को। चलें, एक्सेप्शन टू वाइडेबिलिटी, कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं समझा जाएगा, पढ़ लेते हैं। The contract is not voidable if the consent was caused by fraudulent silence and the party whose consent was कितने caused had the means of discovering the truth। ठीक है ना, by ordinary diligence। हमने ऊपर घोड़े वाली एग्जांपल पढ़ी है। ये अमीर ने बानो को घोड़ा बेचा है जो कि अनसाउंड माइंड का था और वो ऑक्शन के थ्रू बेच रहा है, सामने घोड़ा खड़ा हुआ है। क्या कोई भी जाके घोड़े को थोड़ा सा कहते हैं हिला जुला के उसकी हरकतें देख के इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अनसाउंड माइंड वाला घोड़ा है ना। तो अब यहाँ पे अगर वो बेच देता है घोड़ा तो ये फ्रॉड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जिस बेचारे के साथ फ्रॉड हो रहा है उसके पास चांस था, वो जाके देख लेता कि ये वाकई अनसाउंड माइंड का तो नहीं है। उसके पास बड़ी आराम से वो देख सकता था, वो घोड़े के पास जाता, इवन कि उसे तो अगर घोड़ा अनसाउंड माइंड का है तो उसको तो सामने दिखाई दे रहा होगा कि घोड़ा अजीबो अजीब हरकतें कर रहा है। तो ऐसे मौकों पे फिर बंदा जो है वो मासूम होके नहीं बैठ सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था। तो अदालत कहेगी आपको पता नहीं था, आपके सामने घोड़ा है, इस किस्म की हरकतें कर रहा है, आप आराम से उसे देखते तो आपको पता लग जाता। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रीजनेबल एग्जामिनेशन के साथ वो क्रैक नहीं मिले थे। आपको याद है वो एग्जांपल जो मैं अभी की है, रीजनेबल एग्जामिनेशन के बावजूद टेबल से क्रैक नहीं मिले तो वो हम कहते हैं फ्रॉड हो गया था। अभी हमने एग्जांपल की है, अगर वो रीजनेबल एग्जामिनेशन से क्रैक्स मिल सकते और वो बंदा रीजनेबल एग्जामिनेशन ही ना करता तो ये उसके साथ फ्रॉड ना होता। क्लियर है। अगली पढ़ते हैं, अ फ्रॉड विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट ऑफ टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू पार्टी ऑन हुम द फ्रॉड वाज प्रैक्टिस। ठीक है ना, मैंने आपके साथ फ्रॉड किया है और आप लोगों ने मेरा फ्रॉड पकड़ लिया है और आप लोगों के साथ मैं फ्रॉड कर ही नहीं सका
तो अब तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है ना, क्योंकि आप लोगों के साथ फ्रॉड ही नहीं हुआ। ठीक है ना, मैं आप लोगों के साथ फ्रॉड करने लगा था, आप लोगों ने मेरा फ्रॉड पकड़ लिया, और फिर आप लोगों ने मेरे को कितना खुद के साथ मेरे से फ्रॉड नहीं होने दिया। तो जब आप लोगों के साथ फ्रॉड ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल भी नहीं होगा। फिर ये बात समझ आती है? अब नीचे इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा जरा, 2 मिनट के लिए रुकिएगा जरा। जी वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 28। कामरान बॉट अ कार फ्रॉम हबीब फॉर रुपीज 1.2 मिलियन। ठीक है, कामरान ने हबीब से गाड़ी ली है 12 लाख की। हबीब डिड नॉट टेल दैट द कार वाज फुली पेंटेड। यहां तक भी ठीक है, उसने बताया नहीं है कि गाड़ी पूरी तरीके से पेंटेड थी। कामरान कैन नॉट rescind the contract although Habib's silence amounted to fraud. The repainting of the car would have been discovered by ordinary diligence. बंदा आराम सुकून से ये कहते हैं इंस्पेक्शन करते हुए इस चीज का पता लगा सकता है कि जो गाड़ी है वो रीपेंट हुई है। लेकिन अगर हबीब को फिर भी कहते हैं नहीं ये चीज देख सकता, तो ये हबीब की गलती है। ये सॉरी, कामरान अगर इस चीज को आराम सुकून से ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ नहीं देख सका तो ये कामरान की गलती है। ठीक है, ये अब हबीब के ऊपर नहीं है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। ये चीज ये कामरान इस चीज को डिस्कवर कर सकता था, उसने नहीं किया, उसकी गलती है। तो यहाँ पे जो कामरान है वो एक मासूम इंसान बन के नहीं बैठ सकेगा कि हाँ भी मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। उसको कहा जाएगा कि भाई तुम कितने डिस्कवर कर सकते फ्रॉड को, तुमने नहीं किया, तुम्हारी गलती है। सिंपल क्लियर है? उसके बाद क्या कहते हैं, बुरहान कितने लिमिटेड बॉट मेजोरिटी शेयर ऑफ हुसैन लिमिटेड। बुरहान लिमिटेड जो है उसने हुसैन लिमिटेड के काफी सारे मेजोरिटी शेयर्स ले लिए हैं इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल ओवर द न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च। जो टेक्नोलॉजी रिसर्च वो कर रहे हैं हुसैन लिमिटेड, उसको ओवरटेक करने के लिए, अंडर कितने हैं उसको अपने कब्जे में करने के लिए। हाँ, लेटर Burhan Limited discovers that the financial statements were materially overstated. Materially overstated का मतलब है कि जितने वो प्रॉफिट्स दिखा रहे थे हुसैन लिमिटेड उतने थे नहीं। ठीक है ना। अब बुरहान लिमिटेड ने हुसैन लिमिटेड को अगर मेजोरिटी शेयर्स लिए हैं, और लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके फाइनेंशियल्स जो होते हैं वो कहते हैं उनकी वेबसाइट्स के ऊपर होते हैं, तो कोई भी बंदा जाके देख सकता है। ठीक है, अब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को ओवरटेक करना है। ठीक है ना, कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है। ऐसा तो नहीं है कि वो दुकान पे जाएगी, जाके कहेगी हाँ भी मुझे हुसैन लिमिटेड 1 किलो चाहिए, तो आप मुझे 1 किलो हुसैन लिमिटेड दे दें। ऐसा तो नहीं है ना, मतलब कि पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप किसी कंपनी को खरीद रहे हैं, तो उस कंपनी को खरीदने के लिए कोई कितने प्रोटोकॉल्स होते हैं, कोई हिसाब किताब होता है, आपने कुछ सोच समझ के कंपनी को लेना होता है। ठीक है ना, पूरा ऑडिट करवाया जाता है इस चीज के लिए। अगर आप किसी कंपनी को खरीद रहे हैं, वो कितने उसने खरीदने के बाद पता लगा कि कितने इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो थी इसके अंदर तो ज्यादा प्रॉफिट दिखाया जा रहा था, इतना प्रॉफिट तो था ही नहीं। तो अब गलती किसकी है? बुरहान लिमिटेड ने इस चीज को अगर वो ऑडिट करवाता कंपनी का, तो उसके वो आराम सुकून से इस चीज का पता लगाया जा सकता था कि हुसैन लिमिटेड ने अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो गलत शो किए हुए हैं। उसने ये करवाया ही नहीं, और तो उसने कितने शेयर्स के लिए ज्यादा प्राइस पे कर दी है। ठीक है ना। अब क्या बुरहान लिमिटेड ये मासूम होके बैठ सकता है कि भाई मेरे साथ ज्यादती हो गई है? नहीं। तो अब यह माना जाएगा कि इसके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, और कितने ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता, ये वॉइडेबल नहीं है। ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर है? मेरा मूड था कि हम मिस रिप्रेजेंटेशन को भी खत्म कर देते हैं, लेकिन रश नहीं करते इस चीज को। देख लेते हैं आगे। इसके बाद मिस्टेक आती है, और ये इतना कुछ ज्यादा लंबा चैप्टर कितने हैं टॉपिक नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स, ठीक हो गया, ये भी हमारे कितने हैं इसी चैप्टर में है। तो हम इंशाल्लाह कल मिस रिप्रेजेंटेशन और जो आपकी मिस्टेक
है, इसको पढ़ेंगे आज के लिए, फिर हम फ्रॉड को ही रहने देते हैं यहीं तक। तो इंशाल्लाह हम कल से कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन को लेके चलेंगे। अभी लेक्चर खत्म होने में थोड़ा सा टाइम है। अब मुझे बताएं आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में? ठीक हो गया। चलें आप लोग फिर इसको रिवाइज करें, और कोई मसला आता है, कहीं कोई मसला आता है लेक्चर को कितने रिवाइज करते हुए, फौरन पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगेन मैं यही कहूंगा कि स्टडीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जहां कहीं जब भी मसला आता है, जैसे ही मसला आए आप फौरन मैसेज कर दें कि मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, मैं इंशाल्लाह आपको पॉइंट समझा दूंगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं, कल मिलते हैं इंशाल्लाह मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।